Welcome to Ramanujan classes. So today we will be dealing with the topic mole concept. तो आज हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट को लेकर एक बहुत बड़ी मिथ है और वो मिथ इस प्रकार की है कि मोल कंसेप्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फिजिकल केमिस्ट्री में जो है मोल कंसेप्ट हर एक जगह यूज होता है। आप देख सकते हो किसी भी टॉपिक में फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में जो है मोल कंसेप्ट का यूज होता है। इस कारण से हम मोल कंसेप्ट को सबसे पहले स्टडी करेंगे और आज हम मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास बस उसी को कवर करेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन समझने की बात होती है। मोल कंसेप्ट जनरली समझ में ही नहीं आता है स्टूडेंट्स को और बेसिकली हमें भी नहीं समझ में आता था। तो हम किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ पूछ कर पता कि अच्छा ठीक है किस तरीके से हमको मोल कंसेप्ट समझा था, अपने टीचर सही से कंसल्ट किए। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट को। तो मोल कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है केमिकल रिएक्शन का। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही मोल कंसेप्ट का आता है और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए आप इस तरीके से जान लो कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। अब CO2 जो प्रोड्यूस होगा एक तरह से वो कितना प्रोड्यूस होगा हमें पता नहीं है, हमको बस इतना पता है कि CO2 प्रोड्यूस होगा और इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम पता करते हैं कि कितने जो है CO2 जो है तरह से रिलीज हुए, उसके बारे में पता करते हैं कितना उतना, इसके बारे में हम क्वांटिटेटिव पता करते हैं। तो उसमें से मोल कंसेप्ट में सबसे पहले जो टर्म हमें सीखना पड़ता है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को जो हम सीखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, ये भी एक सब्सटेंस है मार्कर, उस इस मार्कर है सब्सटेंस है उसकी एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। रिलेटिव आते ही जो है यूनिट खत्म हो जाती है। किसी भी जो है रिलेटिव टर्म, हमारा रिलेटिव टर्म आते ही जो है यूनिट खत्म हो जाती है। आप लिख सकते हैं यूनिट खत्म हो जाती है, यूनिट खत्म हो जाती है आते ही। तो ये क्या हम बता रहे थे, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस के एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसको मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12, कार्बन दो तरीके का होता है, कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास यानी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसको हम थोड़ा सा और जाते हैं। अब किसी भी चीज का जो मास होता है, किसी भी चीज का इसका भी मास है, इस मास किस कारण से होता है, तो बेसिकली मास एटम के जो है, एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, एटम, यहाँ पर मास ऑफ वन एटम, किसका मास, एक एटम का मास। अब इस एटम किस चीज से बना हुआ होता है, वो दो चीज से बना होता है, एक न्यूक्लियन NuCl न्यूक्लियन और एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन से बना होता है। उस न्यूक्लियन जो होता है वो दो चीज से बना होता है, एक होता है प्रोटॉन PROTON प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो बेसिकली एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इसका मास बहुत ही कम होता है, जिससे कारण से इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल 100 में अगर हम 0.00001 अगर ऐड करते हैं तो उसमें हम 0.001 को हम छोड़ देते हैं, हम जो है ऐड कर लेते हैं 100 को, सिंपली छोड़ देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से अगर 0.0001 प्लस 0.00000001 इस तरीके से रहेगा तो हम पहले वाले को कंसीडर कर लेते हैं। तो बेसिकली कोई बड़ा मास और कोई छोटा मास होता नहीं है, ये बेसिकली रिलेटिव टर्म है। तो हम बेसिक यहाँ पर जो रिलेटिव टर्म के कारण से जो है इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किए हैं। हियर इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड बिकॉज इट्स मास इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर तो हम समझ गए एक एटम के मास, किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम का मास किसका, कार्बन 12 का। तब उसी तरीके से हम जान गए इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है, तो हम एटम के बदले हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यूक्लियन। यहाँ पर क्या लिखे, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक एटम में हम जानते हैं तीन चीज कारण से मास होता है। मास बनता कैसे कोई भी किसी भी चीज में,
उसमें रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मास में बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। किसे कंपेयर में? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपेयर में, इसलिए उसको हम रिमूव कर दिए तो न्यूट्रॉन आ गया। तो न्यूट्रॉन इसलिए यहाँ पर क्या है, मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, प्रेजेंट इन द एटम ऑफ सब्सटेंस, मतलब वही एक तरह से मानो इन वन एटम, उस एक एटम की हम पहले बात कर रहे हैं। एक एटम सब्सटेंस के एक एटम में जो है मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है उसका अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। इसके अंदर जो है कार्बन 12 के अंदर जो है 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इस कारण से। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर टोटल न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इसका एग्जांपल आप समझ लो कि किसी भी एटम में जो है बहुत सारे न्यूक्लियन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लो 6 कार्बन होता है, कार्बन में क्या होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के अंदर जो होता है कार्बन के अंदर जो होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम जो है बात कर रहे हैं मासेस के ऊपर, तो हम मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन यानी कि जितने भी न्यूट्रॉन से सारे के मास एक एटम में जो प्रेजेंट रहते हैं उसके अपन मास ऑफ 12 न्यूक्लियन, इसमें 12 न्यूक्लियन होते हैं तो 12 न्यूक्लियन के मास। तो यहाँ पर आते हैं टोटल न्यूक्लियॉन्स, जितने भी न्यूक्लियन यहाँ पर क्या है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन बराबर 12, क्या हो गया 12 न्यूक्लियॉन्स हो गया, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन हमारे पास पता हो गया। अच्छा ठीक है कि हमारे पास जो है 12 न्यूट्रॉन है, किसके हम कार्बन के, तो 12 न्यूट्रॉन है मान लो, तो 12 न्यूट्रॉन इंटू एक न्यूट्रॉन के मास कितने होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन के मास कितने होते हैं गुने 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियस ऑफ टोटल न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ दैट एटम अपॉन 1/12 ऑफ 12। अब हम जानते हैं कि कार्बन में जो है 12 न्यूट्रॉन्स आते हैं, तो इसीलिए हम जो है इंटू 12 कर दिए इंटू मास ऑफ 1। अब देखो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन ऑफ एटम ऑफ दैट एटम, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये बात अजीब हो गई कि कैंसिल किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ दैट एटम, यानी किसी भी एटम, यहाँ पर ऑफ दैट एटम में किसी भी एटम का मास हो सकता है एक न्यूक्लियन, उसका मास अपॉन मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ कार्बन एटम। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब किसी भी चीज का जो है जैसे हमको कार्बन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप समझ लो कि 3 बर्तन है, बकेट है। इस बकेट के अंदर जो है प्रोटॉन है, इस बकेट के अंदर न्यूट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हमको बनाना है कार्बन, हमको कार्बन बनाना, इसमें से क्या किए अब हमको बनाना है कार्बन, तो 6 प्रोटॉन उठाए इसके अंदर, 6 न्यूट्रॉन उठाए इसके अंदर और हम बना दिए जाके कार्बन। अब बताओ आपको बनाना है क्या चीज, ऑक्सीजन बनाना है, तो 8 ऑक्सीजन होता है, तो उसमें क्या है 8 प्रोटॉन उठाए और 8 न्यूट्रॉन बनाए, उसको कंबाइन किए, लो बन गया ऑक्सीजन। तो उसी तरीके से ये जो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन प्लस ये जो न्यूक्लियन हो गया, इस कारण से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक न्यूक्लियन का मास किसी भी तरीके से सेम होता है। अब बोलोगे कार्बन का जो है मास कम रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से, तो कैसे रहता है, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 12 जो है एक तरह से उसके पास क्या है न्यूट्रॉन है, जबकि पास उसके पास जो है 16 न्यूट्रॉन है, इस कारण से ये वेरी करता है। तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या पहुंच जाता है टोटल न्यूक्लियॉन्स, मतलब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं आसानी से बिना कुछ एक फॉर्मूला मेथड यूज किए हुए। फॉर एग्जांपल अब रिलेटिव एटॉमिक मास हमको निकालना होगा इस तरीके से, रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में क्या होता है 6 हमारा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन बराबर 16 हो जाएगा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। हालांकि इसमें यूनिट नहीं होता इसलिए हमारे पास भी यहाँ पे यूनिट नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास आ गया अगर कार्बन का अगर आ गया तो उसमें 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन हो गए, उसी तरीके से यहाँ पर 12 हो गया। कार्बन हो गया, कैल्शियम 20 कैल्शियम होता है, 20 कैल्शियम के अंदर हमारा 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन बराबर हो गया यहाँ पर 40। सिमिलरली सोडियम सोडियम हो गया 11 प्रोटॉन प्लस 11 न्यूट्रॉन बराबर 22 हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पहले समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास। मुझे उम्मीद है कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गई होगी। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव कितने उतने जितने,
इसमें जो है पता चलता है नंबर का, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में कुछ पता नहीं चलता है। बस ये CO2 को हम CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म किए तो उसमें जो है हमारा CO2 प्रोड्यूस हुआ, उसमें क्वांटिटेटिव पता चलता है, क्वालिटेटिव इसमें क्वांटिटी पता चलता है। तो मोल कंसेप्ट जो है बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही है केमिकल रिएक्शन का। अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज मोल कंसेप्ट, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि मोल कंसेप्ट इज नथिंग बट इट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं टर्म जिसको हमको सब समझना पड़ेगा ताकि हम मोल कंसेप्ट को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाए, तो वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? अब हमको पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव वर्ड आते ही हमारा जो है यूनिट खत्म हो जाता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एक एटम का मास अपॉन, यहाँ पर रिलेटिव रिलेशन बता रहे हैं इसलिए 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कुछ नहीं करना है, बस 1/12 कर दिए इनटू मास ऑफ वन एटम, यानी कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास, यानी किसी भी एटम के किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन 12 के एक एटम का मास। तो ये एक एटम हो गया। अब एटम का मास बनता कैसे है? तो वो न्यूक्लियॉन से बनता है, हम समझ गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपैरिजन में। इस कारण से हम समझ गए हैं कि न्यूक्लियॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम लिख दिया मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम, यानी कि एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ कितने, इसके अंदर हम जानते ही हैं कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन रहते हैं, इसलिए हम 12 न्यूक्लियॉन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर उसका क्या किए हैं? टोटल न्यूक्लियॉन। हम समझ गए हैं कि एक न्यूक्लियॉन के अंदर जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, इसमें टोटल न्यूक्लियॉन जितने रहते होंगे, 16 न्यूक्लियॉन हो गए, किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर 16 न्यूक्लियॉन हो गया, उस तरह से कार्बन के अंदर कितने? 12 न्यूक्लियॉन हो गया। तो इस तरीके से हमको टोटल न्यूक्लियॉन इंटू वन न्यूक्लियॉन, यानी एक न्यूक्लियॉन का मास उन्हें 12 न्यूक्लियॉन है, किसमें? कार्बन में। तो इस तरीके से 1/12 इंटू 12 कर दी, क्योंकि 12 न्यूक्लियॉन है, इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, यानी कार्बन 12 के एक न्यूक्लियॉन का मास। तो मास काट दिया। अब बात पता चल रहा था कि हम मास को किस तरीके से काट दिए, तो हमें पता चला कि किसी भी एटम को हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हालांकि ये मेथड है, कैसे? जैसे 3 बकेट ले लिए, उस बकेट के अंदर एक प्रोटॉन है, एक के अंदर न्यूट्रॉन है, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से बना लेते हैं। अगर आपको कार्बन चाहिए तो 6 प्रोटॉन उठा लिए, 6 न्यूट्रॉन उठा लिए, हमारा कार्बन बन गया। हमको ऑक्सीजन बनाना, क्या किए हम? 8 प्रोटॉन उठा लिए, 8 न्यूट्रॉन उठा लिए, ये आपका ऑक्सीजन बन गया। हमको सोडियम बनाना है, 11 प्रोटॉन उठा लिए, 11 हम न्यूट्रॉन उठा लिए, बन गया हमारे पास हमारा सोडियम। इस तरीके से बनता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, वो बेसिकली है टोटल न्यूक्लियॉन। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको निकल जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का किस तरीके से हो गया? 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन बराबर 16 हो गया। उस तरीके से कार्बन का किस तरीके से हो गया? 100 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन बराबर 12 हो गया। कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आप क्लोरीन का कर सकते हो, 17 प्रोटॉन प्लस 17 न्यूट्रॉन बराबर 4। हालांकि क्लोरीन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, तो हम बाद में कंसिडर करेंगे, बताएंगे। उसके अलावा भी कर सकते हैं दूसरा चीज़, जैसे कि और भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं बेरिलियम, 1 हाइड्रोजन 2 लिथियम 2 लिथियम 3 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम। 4 बेरिलियम में क्या हो गया? 4 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन बराबर 8 हो गया। इसका हमारे पास क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट and I hope you will understand all those points that I have cleared you. That's it for today. Thanks. अगर आपको समझ में आएगा एक्चुअल में, तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और बता सकते हो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। मैं कोशिश करता रहूँगा। जय हिंद।